इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। तमिलनाडु। शाम हो चुकी थी। अव्यान अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था, तभी पैरों की पायल की आवाज़ से उसका ध्यान फ़ोन से हटकर सामने की ओर जाता है। अव्यान सामने जैसे ही देखता है तो मानो उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक ही जाती है। सहस्त्रा इस वक्त भरतनाट्यम गेटअप में रेडी थी। रेड और येलो कलर की मिक्स साड़ी, बालों का बना हुआ बन में लगे सफ़ेद फूल, कानों में ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े ईयररिंग्स, कमर में कमरबंद जो बेल्ट की तरह थी, माथे पर मांग टीका, नाक में नथनी, पैरों में पायल, गले में हार, थोड़ा मेकअप और होंठों पर हल्की गुलाबी कलर की लिपस्टिक। उसका पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था। अव्यान सहस्त्रा को आते हुए देख ही रहा था जब सहस्त्रा का ध्यान कहीं और था, लेकिन जैसे ही सहस्त्रा अव्यान को देखती है, अव्यान नजरें हटाकर फिर एक बार फ़ोन में देखने लगता है। इस वक्त वो लोग डांस परफॉर्म वाली जगह पर ही मौजूद थे। सहस्त्रा अपने आप को ऊपर से नीचे देखती है, फिर अव्यान को। उसे अव्यान से पूछने की चाह थी कि वो कैसी लग रही है, लेकिन उसे पता था कि उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देने वाला और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट देगा, इसीलिए वो ना पूछना ही बेहतर समझती है। पर इस फैसले पर उसे थोड़ी मायूसी होती है। स्टेज पर नाम बुलाया जा रहा था, जिसे सुन सहस्त्रा एकदम से झुककर अव्यान के पैर छू लेती है। उसे आज बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि आज अव्यान भी उसका परफॉर्मेंस देखने वाला था। जब पहले वो स्टेज पर परफॉर्म करती तो हिमांशु और दिया के पैर छुआ करती थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों इस बार नहीं आ पाए। सहस्त्रा के ऐसे झुककर पैर छूने से अव्यान कोई रिएक्ट नहीं करता, वो उसे देखता तक नहीं। फिर सहस्त्रा भी उठती है और वहाँ से जाने लगती है। सहस्त्रा कुछ दूरी चलने के बाद मुड़कर फिर से अव्यान को देखती है, जो वैसा का वैसा ही खड़ा था। ये देखकर सहस्त्रा उदासी से पलटकर जाने लगती है। जैसे ही वो पलटती, अव्यान अब सहस्त्रा को देखने लगता है। कुछ दूरी चलते ही वो रोनी से आमने सामने आ जाती है। रोनी सहस्त्रा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी आप तो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस पर सहस्त्रा हल्का मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसकी खुशी तो उसके पति के मुंह से ये सुनना था। रोनी सहस्त्रा का एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है। सहस्त्रा रोनी से मिलकर अब स्टेज की ओर बढ़ जाती है। स्टेज पर पहुंचकर सहस्त्रा कुछ पल चारों ओर देखती है। चारों ओर की लोगों की भीड़ इस कदर थी जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खियां होती हैं। मतलब लोगों के अलावा चारों ओर कुछ भी नहीं दिख रहा था। सहस्त्रा सभी को देखकर प्रणाम करती है। कुछ पल में ही संगीत को सहारा देते यंत्र को थोड़ी दूरी पर बैठे लोग बजाने लगते हैं। सहस्त्रा नृत्य शुरू करती है और सभी बड़े चाव से खुद खड़े होकर नृत्य का आनंद लेने लगते हैं। सहस्त्रा के इस गेटअप में ना ही सहस्त्रा का मंगलसूत्र दिख रहा था और ना ही मांग में सिंदूर। वो इस वक्त कुंवारी कन्या लग रही थी। उसी भीड़ में शामिल सितारा अपने दोस्त को देखकर बोलती है, यार सच में मुझे ना इसका डांस बहुत पसंद है और मेरे माँ बाप को भी बहुत पसंद है। इतना अच्छा नाचती है, मैं तो इससे पर्सनली मिलकर बात करना चाहती हूँ। और उसकी खूबसूरती देखी है, ओ गॉड, जिससे भी शादी करेगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। काश यार मुझे भी ऐसे ही सुंदर सा चेहरा मिल जाता। बोलते ही वो सहस्त्रा के नृत्य को ही देख रही थी। उसकी दोस्त सहस्त्रा को देखते हुए कहती है, बोल तो तू सही रही है यार, जितना खूबसूरत चेहरा उतना खूबसूरत उसका नृत्य। सितारा भी सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाती है। अव्यान भी पहली सीट पर बैठा सहस्त्रा का डांस देख रहा था। उसने इस वक्त अपने मुंह पर मास्क लगाया था और आंखों में ग्लासेस। अव्यान इस वक्त ब्लैक बिजनेस सूट में मौजूद था। उसकी पर्सनैलिटी इस कदर थी कि वो भले ही खुद को ढक चुका था, पर लड़कियों की नज़रें बस उस पर ही थी। अव्यान जाना माना बिजनेसमैन था, जिसे सब जानते तो थे, पर किसी को उसके चेहरे की खबर नहीं थी। पर फिर भी वो रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने खुद को ढक रखा था। सहस्त्रा का परफॉर्मेंस 1 घंटे बाद खत्म होता है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। सहस्त्रा फिर एक बार प्रणाम करती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है। कुछ ही देर में स्टेज पर जीतने वालों को बुलाने के लिए एक लड़का माइक लिए खड़ा हो जाता है। वो सबकी ओर देखते हुए कहता है, ये नृत्य सालों से आप सब देखते आ रहे हैं। पहले शुरुआत में एक नर्तक था जो हमेशा इस प्रतियोगिता का विजेता होता था। आज बहुत दिन बाद वो भी इस सभा में शामिल हुए हैं, जिनका नाम है धनुष नायडू। बोलते ही सब ताली बजाते हैं। एक लड़का जो 23 साल का लग रहा था, वो स्टेज पर उसी गेटअप मतलब भरतनाट्यम वाली गेटअप में आता है। माइक लिए खड़ा लड़का कहता है, इसी विजेता के हाथों आज के विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा।
आप सभी ने सारे नृत्य को देखा और परखा। सबसे खूबसूरत नृत्य के माध्यम से आज की विजेता हैं सहस्त्रा। जैसे ही सारे लोग इनाम सुनते हैं, तालियों की जैसे बारिश होने लगती है। सहस्त्रा फिर एक बार स्टेज पर चढ़ती है। धनुष नायडू मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को ट्रॉफी देते हैं, जो सोने की थी। सहस्त्रा उसमें नमस्कार करती है, पर धनुष नमस्कार के साथ अपना हाथ भी बढ़ा देता है। सहस्त्रा ना चाहते हुए भी हाथ मिला लेती है। जैसे ही अव्यान ये देखता है, उसकी पकड़ सोफे पर कस जाती है। धनुष खुद माइक लेकर सबकी ओर देखते हुए कहता है, जब मैं इस स्टेज पर परफॉर्म किया करता था, उस वक्त मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी, और आज मुझे मिस सहस्त्रा के साथ मिलकर उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है। उसके नृत्य को देखकर मैं सच में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। इतना बोलते ही वो सहस्त्रा की ओर मुड़ता है। धनुष सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, मिस सहस्त्रा, मैं चाहता हूँ कि एक बार, बस एक बार मैं आपके साथ नृत्य करूं। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? ये सुनते ही सहस्त्रा की नज़र सीधे अव्यान पर चली जाती है, जो अब दूसरी ओर देख रहा था। पब्लिक की भी डिमांड यही होती है कि सहस्त्रा धनुष के साथ नृत्य करे। सहस्त्रा मना करना चाहती थी, लेकिन वो मना नहीं कर पाती, इसीलिए वो धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। उसके फैसले से फिर एक बार तालियां बजती हैं। अब स्टेज पर संगीत शुरू होता है और दोनों ही नृत्य करने लगते हैं। कुछ देर तक तो शांति से नृत्य होता रहता है, पर कुछ स्टेप्स ऐसे आते हैं जिसमें धनुष सहस्त्रा की कमर को पकड़ लेता है। ये देखकर जैसे अव्यान का गुस्सा फूट सा जाता है। हालांकि वो गुस्सा नहीं दिखाता, पर उसके एक्शन से सब पता चलता है। उसकी नसें उभरने लगती हैं। कुछ ही पलों में धनुष और सहस्त्रा एकदम से सट जाते हैं। वो दोनों जैसे ही सट जाते हैं, वैसे ही अव्यान झट से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अव्यान से जैसे अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा हो। रोनी तो अव्यान को देख मुस्कुराने लगता है। अचानक ही अव्यान अपनी जगह से स्टेज की ओर बढ़ता है। अव्यान को अपनी तरफ आते हुए सहस्त्रा भी अचानक देख लेती है, लेकिन वो रुकती नहीं। अव्यान स्टेज पर चढ़ता है और एकदम से सहस्त्रा के सामने खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा भी रुककर अव्यान को देखने लगती है। एक पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा सा छा जाता है, यहाँ तक कि सभी तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। अव्यान एकदम से सहस्त्रा का हाथ पकड़ता है और स्टेज से तेज कदमों से लेकर जाने लगता है। पूरे पब्लिक में शोर होने लगता है। वहीं सितारा अव्यान को पहचानने की कोशिश करते हुए बहुत गौर से उसे देख रही थी। रोनी की तो अव्यान की जेलसी देखकर हंसी छूट जाती है। सहस्त्रा की नज़रें चारों ओर देख रही थी। वो अव्यान से बार बार छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहे जा रही थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अव्यान का तो जैसे सुनने का कोई इरादा ही नहीं था। अव्यान और सहस्त्रा आप खाली सी जगह में पहुंच जाते हैं। सहस्त्रा खुद को छुड़ाते हुए कोई कहती है, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। उसकी ये बात सुनते ही अव्यान खड़ा होकर एकदम से सहस्त्रा को अपनी ओर खींच लेता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। अव्यान के अचानक ऐसे करने से सहस्त्रा अव्यान से पूरी तरह से सट जाती है, और इस कदर सटने से उसके हाथ अव्यान के सीने पर चले जाते हैं। सहस्त्रा का दिल बहुत जोरों से धड़क उठता है। वो असमंजस भरे चेहरे के साथ अव्यान को सिर उठाए देखने लगती है। अव्यान की आंखें अब भी उस ब्लैक कलर के सन ग्लासेस में छिपी हुई थी। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। सहस्त्रा अव्यान की आंखों को देखने की कोशिश कर रही थी और अव्यान सहस्त्रा की आंखों में देख रहा था। दोनों के बीच बिल्कुल शांति सी छा जाती है। कुछ पल दोनों अपने में ही खोए रह जाते हैं। तभी कुछ लोगों की आवाज़ से सहस्त्रा का ध्यान उस ओर चला जाता है। ऐसा करते हुए वो थोड़ा पीछे होती, पर अचानक ही अव्यान सहस्त्रा की कमर को दोनों तरफ से पकड़कर खींच लेता है, जैसे सहस्त्रा उससे कहीं दूर भाग रही हो। वहीं अव्यान के ऐसे खींचते ही अव्यान और सहस्त्रा के बीच में जो थोड़ी हवा जाने की जगह थी, वो भी खत्म हो जाती है। अव्यान सहस्त्रा के पैरों को अपने पैरों के बीच फंसा लेता है और उसे इतनी करीब कर लेता है कि सहस्त्रा के दिल की धड़कन जो धड़क रही थी, वो तक अव्यान को महसूस हो रही थी। अव्यान अपनी करीबी बढ़ाते हुए उन सारी छुअन को अपने दिमाग से हटाना चाहता है जो स्टेज पर उसने देखा था। वो सहस्त्रा पर धनुष की हर एक छुअन को खुद करीब होकर मिटाना चाहता था, पर उसे नहीं पता कि उसके ऐसा करने से सहस्त्रा की हालत खराब हो रही थी। उसका तो दिल धड़क धड़क कर बुरा हाल हो चुका था। सहस्त्रा ने अव्यान के इतने करीब होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। दोनों इस कदर एक दूसरे से सटे हुए थे जैसे दोनों एक ही शरीर हो। दिलों का धड़कना, नज़रों का मिलना, ऐसे ही कब तक चलता रहा, इससे दोनों ही बेखबर थे। वहीं रोनी स्टेज के सारे मामले को निपटाकर बाहर आता है। वो इधर उधर देखते हुए दोनों को खोजने की कोशिश कर रहा था। ढूंढते ढूंढते उसके कदम अव्यान और सहस्त्रा की ओर जाने लगते हैं। कदमों की आहट से सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए कहती है, कोई आ रहा है, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। सहस्त्रा के छोड़ने की बात सुनकर अव्यान अपने एक हाथ से सहस्त्रा की कमर को कसकर पकड़ लेता है। सहस्त्रा उससे दूर करने को कह रही थी, तो वहीं अव्यान सहस्त्रा को और करीब करता जा रहा था।
अव्यान के दिमाग में अब तक स्टेज की घटना चल रही थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सहस्त्रा अव्यान की इस हरकत से उसे एकटक देखने लगती है और मन ही मन कहती है, आखिर इन्हें हुआ क्या है? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें मेरे और मिस्टर धनुष के नृत्य से बुरा लगा? लेकिन क्यों? सहस्त्रा अपने ही सवालों से पूरी तरह से घिरी रह जाती है। सहस्त्रा को ये सवाल आए भी क्यों नहीं? उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिससे सहस्त्रा ये समझ सके कि अव्यान को उसका दूसरे के करीब जाना पसंद नहीं, और ना ही दोनों के बीच कभी बात हुई। तो अभी जो हो रहा था वो सहस्त्रा क्या समझे? सहस्त्रा सवालों से घिरी रही। वहीं रॉनी भी उनकी ओर पहुंच गया। रॉनी दोनों को इस तरह देखकर तुरंत पीठ करके खड़ा हो जाता है और तेज कदमों से वहां से चला जाता है। बहुत देर ऐसे ही बीत जाती है। सहस्त्रा हिम्मत करके धीरे से कहती है, हमें भूख लगी है। ये बोलते ही वो लगातार सनग्लासेस से छुपे अव्यान की आंखों को देखने की कोशिश करने लगती है। अव्यान की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। वो सहस्त्रा के पैरों को अपने पैरों के बीच से अलग करता है, फिर उसे अच्छी तरह से खड़ा करके उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा बस अव्यान के द्वारा पकड़े हुए हाथ को देखे जा रही थी। दूसरी तरफ आव्या स्वर्णा से फ़ोन पर बात करते हुए सक्सेना हाउस पहुंचती है। आव्या फ़ोन पर, तो अब आने का कोई प्लान है अरना? उधर से स्वर्णा कहती है, नहीं दी, मैं सोच रही हूँ मैं बाकी की पढ़ाई भी यहीं कंप्लीट कर लूँ और कंप्लीट होते ही मैं सबके साथ मिलूँगी। दी, वो बोलते ही स्वर्णा थोड़ा हिचकिचाने लगती है। आव्या उसकी हिचकिचाहट सुन एक जगह खड़ी हो जाती है। आव्या स्वर्णा की बातों को जानने की कोशिश करते हुए कहती है, बोलो अरना, क्या बात है? स्वर्णा अपनी उंगलियों को फंसाते हुए कहती है, क्या मेरे डैडू और मिमी भी जिंदा हैं? मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ दी। ये सुनते ही आव्या की आंखों में दर्द उभरने लगता है। आव्या खुद को संभालते हुए कहती है, अरना अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना और ज़्यादा मस्ती मत करना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरे पेशेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना बोलते ही आव्या कॉल कट करती है, क्योंकि अगर वो और स्वर्णा से बात करने लगती तो कुछ ही पलों में स्वर्णा के रोने की आवाज़ आती। स्वर्णा बिल्कुल सरा पर गई थी, बिल्कुल बच्ची, तुरंत रोने लगती थी। आव्या ने उसे बचपन में किस तरह संभाला था वो वही जानती है। आव्या अपनी आंखों में बसे दर्द को छुपाती है और आगे बढ़ने लगती है। कुछ कदम बढ़ते ही आव्या और विक्रम आमने सामने आ जाते हैं। आव्या विक्रम को देखते ही कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने आपको यहाँ से पहले भी कहीं और देखा है। विक्रम एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तुमने मुझे एयरपोर्ट पर देखा था जब तुम लोग सब यहाँ पटना कदम रखे थे। आव्या सोचने लगती है तो उसे ये याद आता है कि ये वही था जिससे वो एयरपोर्ट पर टकराई थी। आव्या ये याद आते ही कहती है, हाँ याद आया, लेकिन उस वक्त आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? ओह, शायद आप हमें पहचानते नहीं होंगे। विक्रम आव्या को जवाब देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आदित्य को देखते ही तुम सबको पहचान लिया था। और रही बात, मैंने तुम सभी को ये नहीं बताया कि काव्या और अव्यान यहाँ हैं, तो मैं कभी नहीं चाहता था कि आदित्य और काव्या मिलें। विक्रम की बात सुनते ही आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब उसे विक्रम की सारी बातों का मतलब समझ आता है तो वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। विक्रम आव्या के चेहरे को कुछ पल देखता है, फिर कहता है, अव्यान को यही लगता है, पर मेरी सोच ऐसी नहीं है। अगर मुझे दोनों को अलग करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता। मेरी भी एक बेटी है। उस दिन एयरपोर्ट पर मेरी बेटी थी। अगर मैं उस वक्त तुम लोगों को बता देता तो विनी को पता चल जाता कि जिसे वो अपनी माँ मान रही है वो असल में उसकी माँ नहीं है। आव्या विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। आव्या शक की निगाहों से अब भी विक्रम को देख रही थी। हालांकि उसे विक्रम के बारे में ध्रुवंश और श्रेष्ठा ने बता दिया था। उसे ये जानकर विक्रम के लिए बुरा भी लगा था, पर विक्रम के एक्सप्लेनेशन से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। विक्रम जब ये देखता है कि आव्या उस पर विश्वास नहीं कर रही तो वो एकदम से कहता है, तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मन में तुम लोगों के लिए ऐसा कोई खोट नहीं है। काव्या बिल्कुल नित्या जैसी दिखती है और मैं उसके चेहरे में बस नित्या को ढूंढता हूँ। आव्या उनकी इन बातों को सुनकर कहती है, मैं भी आपसे बस यही चाहती हूँ कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मम्मा डैडा अलग हो जाएं। 18 साल बहुत है उनके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए तड़पे हैं, अब और नहीं, प्लीज़, मैं उन्हें अलग होता हुआ नहीं देख सकती। बोलते हुए आव्या की आंखों में नमी सी छा जाती है। आव्या विक्रम के सामने अपने हाथ तक जोड़ लेती है। आव्या ने भी उनके दर्दों को दिल से महसूस किया था, जो मौत से भी दर्दनाक था। विक्रम आव्या के हाथ को पकड़कर कहता है, जब मुझे पता चला था कि काव्या की वजह से नित्या की जान गई, तब मैंने दोनों को अलग करने का सोचा था, पर 2 वजहों से मैंने उन्हें अलग नहीं किया।
उनके रिश्ते में शिद्दत भरा प्यार देखकर, और दूसरा जब मुझे पता चला कि काव्या प्रेग्नेंट है, और अब तो उन्हें अलग करने का सवाल ही नहीं उठता। बोलते ही विक्रम आव्या की आंखों में देखने लगता है। आव्या भी विक्रम की आंखों में एक सच्चाई देख पा रही थी जिससे उसे बहुत सुकून भरा अनुभव होता है। आव्या विक्रम के हाथों पर हाथ रखकर कहती है, प्रॉमिस। आव्या के प्रॉमिस बोलने से विक्रम आव्या के सिर पर हाथ रखे कहता है, प्रॉमिस। ये सुनते ही आव्या जल्दी से विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम आव्या की बच्चों वाली हरकत को देखकर उसकी पीठ को सहलाते हुए मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद आव्या उससे अलग होती है और अपना एक हाथ बढ़ाकर कहती है, तो क्या हम अब से दोस्त बन सकते हैं? विक्रम हंसते हुए आव्या से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर। कुछ देर तक आव्या विक्रम के साथ रहती है, फिर आदित्य और काव्या के रूम में जाती है। आव्या अंदर जाकर देखती है तो आदित्य काव्या का हाथ पकड़े उससे बातें कर रहा था। आदित्य हल्का नॉर्मल बिहेव करने लगा था, लेकिन उस हादसे से निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं था। इसीलिए उसका पागलपन कभी भी उभर कर आ जाता था। भले ही वो कुछ भी करे, लेकिन काव्या को चोट नहीं पहुंचाता। आव्या बेड पर बैठते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं डैडा? आदित्य आव्या को देखते हुए जवाब देता है, मैं वाइफी से बात कर रहा हूँ, लेकिन वाइफी मुझसे बात ही नहीं कर रही। आव्या ये सुनकर काव्या को देखती है जिसकी आंखें खुली हुई थी। काव्या की हालत पर बहुत धीरे धीरे सुधार हो रहा था। आव्या काव्या की आंखों को हाथों से बड़ा करके देखती है, फिर कहती है, मम्मा अब आपको देख पा रही हैं डैडा, और आपकी बातों को सुन भी रही हैं। काव्या ने पहले आंख ज़रूर खोली थी, पर वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो देख पा रही थी। आदित्य जब आव्या की बातें सुनता है तो काव्या को देखने लगता है। आव्या कुछ देर तक आदित्य से बात करती है, फिर ध्रुव और श्रेष्ठा के कमरे में जाती है। आव्या कमरे के अंदर जाकर देखती है तो ध्रुव के सीने से लगी हुई श्रेष्ठा ध्रुव से बातें कर रही थी। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर बार बार चूम रहा था। आव्या आगे बढ़कर बेड पर बैठकर कहती है, तो कैसे हो माई ओल्ड जनरेशन लव बर्ड्स? आवाज़ सुनते ही श्रेष्ठा उठने लगती है, पर ध्रुव उसे उठने नहीं देता। आव्या हंसते हुए कहती है, डैड आप सच में इतने सालों में भी नहीं बदले, और मॉम आप भी। जब डैड जैसा हस्बैंड हो तो ऐसे उनसे दूर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठा ध्रुव को घूरती है तो ध्रुव कहता है, बेबी सबको पता है कि मैं किस टाइप का हूँ, लेकिन तुम तो कभी समझती ही नहीं। अब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हमारे बीच ये सब तो नॉर्मल बात है, एंड अगर इससे भी आगे बढ़कर कुछ करें तो वो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आव्या ध्रुव का साथ देते हुए कहती है, यस मॉम डैड सही कह रहे हैं, बट जब वो सब करो तो दरवाज़ा लॉक करना मत भूलना। श्रेष्ठा अब आव्या को घूरने लगती है जो शरारत से मुस्कुरा रही थी। श्रेष्ठा आव्या को बुरी तरह घूरते हुए कहती है, अंश के साथ रह रहकर तुम भी ऐसी बन गई हो, थोड़ी भी शर्म वरम है कि नहीं? श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव और आव्या दोनों एक साथ बोलते हैं, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? बोलते ही दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और हंसने लगते हैं। श्रेष्ठा दोनों की ऐसी हरकत से बुरी तरह से चिढ़ जाती है। कुछ पल तो दोनों श्रेष्ठा को देखकर हंसी रहे थे, तभी ध्रुव सवाल करता है, लॉयन कहाँ है? कल रात से दिखा ही नहीं। आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, डैड आपको पता है आपके बेटे ने मेरे पूरे 50 कॉल को इग्नोर किया। वो मेरा पहले वाला अंश नहीं रहा जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। ये अंश खड़ूस हो गया है। बोलते ही आव्या उदास सा चेहरा लिए ध्रुव को देखती है। श्रेष्ठा खोई हुई कहती है, वक्त सब कुछ बदल देता है। उस वक्त अंश के पास सिर्फ तुम थी, और अब? आव्या बीच में ही हैरानी से बोलती है, इट मीन्स अंश की गर्लफ्रेंड है? आव्या की बात सुन ध्रुव भी श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अंश किसी से प्यार करता है। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझे कब बताएगा। इधर रात के 12 बजे ध्रुवंश हॉस्पिटल में एक कमरे के बाहर दीवार से सटकर खड़ा था। तभी कमरे के अंदर से एक डॉक्टर आकर कहता है, आप उनसे मिल सकते हैं। ध्रुवंश एक नज़र डॉक्टर को देखकर कमरे के अंदर चला जाता है। बेड पर इस वक्त धारा हॉस्पिटल गाउन में लेटी हुई थी। ध्रुवंश धीरे धीरे कदम बढ़ाकर धारा के बहुत करीब बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। धारा आंखें बंद करके कहती है, बहुत सताया ना मैंने तुम्हें। ध्रुवंश धारा के हाथ को चूमकर झुककर धारा के सिर से अपना सिर जोड़ लेता है। धारा आंखें खोल मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरी पल में भी तुम मेरे साथ होगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और हाँ, मेरे जाने के बाद बेवड़ों की तरह शराब पीकर टल्ली मत रहना। मैं तुम्हें ऊपर से देखूंगी और हो सके तो मुझे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। धारा इतना ही कहती है कि ध्रुवंश उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर देता है। ध्रुवंश धारा को अब किस करने लगता है। धारा की पकड़ ध्रुवंश के कंधे पर कस जाती है। 15 मिनट की किस के बाद ध्रुवंश उसके होंठों को धीरे से छोड़ देता है और उसकी आंखों में देखने लगता है।
धारा ध्रुवंश के गाल पर हाथ रखकर कहती है, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। ध्रुवंश धारा के माथे को चूमकर कहता है, मत जाओ ना स्वीटहार्ट। इतना बोलते ही धारा और ध्रुवंश की आंखों से एक साथ आंसू बह जाते हैं। धारा मुस्कुराती है और फिर कहती है, आई लव यू माई हनी। ध्रुवंश सूर्यवंशी। वो इतना ही बोलती है कि मशीनों से टू टू की आवाज़ आती है। ध्रुवंश धारा को देख लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे होता है, क्योंकि वो किस करते वक्त खड़ा हो गया था। ध्रुवंश बेड पर बैठ जाता है। उसे इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को सीने से चीरकर निकाल कर फेंक दिया हो। ध्रुवंश कुछ पल तो फर्श को देखता रहता है, फिर धारा की ओर देखता है। ध्रुवंश उठकर अपने हाथ बढ़ाए उसकी आंखों को बंद करता है, फिर उसके चेहरे के हर हिस्से को धीरे धीरे चूम लेता है और बहुत धीरे से कहता है, आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट। इतना कहते ही ध्रुवंश धारा को गले लगा लेता है, लेकिन इस बार धारा का हाथ बेड पर ही रह जाता है। हमेशा की तरह धारा उसकी पीठ पर हाथ नहीं रख पाती। अब ध्रुवंश कब्रिस्तान में था और धारा को जहाँ दफनाया गया था वहाँ सिर रखकर लेटा हुआ था। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जैसे कुदरत भी दोनों को बिछड़ते हुए देखकर रो रही हो। ध्रुवंश बारिश में ही लेटा था, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था। बारिश होती रही और ध्रुवंश धारा को महसूस करते हुए वहीं लेटा रहा। दूसरी तरफ बारिश की वजह से फ्लाइट तेलंगाना में लैंड किया गया था। अव्यान, सहस्त्रा और रोनी इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। सहस्त्रा बारिश के पानी को छूने के लिए खिड़की के पास थी। वो बारिश के पानी में खेल रही थी। सहस्त्रा ये सब करते हुए इस वक्त बिल्कुल बच्ची लग रही थी। वैसे भी उसकी उम्र हुई ही कितनी थी। सहस्त्रा अपनी धुन में बारिश के पानी से खेल ही रही थी कि अचानक उसका हाथ पकड़कर अव्यान अंदर करता है और खिड़की को बंद कर देता है, क्योंकि अव्यान बहुत वक्त से सहस्त्रा को ऐसे करते देख रहा था और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर ये कदम उठा लिया। सहस्त्रा मुंह बनाकर कहती है, हमें अच्छा लग रहा था। अव्यान उसकी ओर बिना देखे वहाँ से चला जाता है। उसे जाते देख सहस्त्रा बुरा सा मुंह बनाए धीरे से कहती है, खड़ूस कहीं के। बोलते ही वो खिड़की के बाहर देखती है। कांच की खिड़की होने की वजह से उसे बारिश का पानी दिख रहा था। सहस्त्रा भिड़ से बारिश के पानी को छूना चाहती थी, पर वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो अव्यान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो एक नज़र खिड़की की ओर देखकर बेंच पर निराशा से बैठ जाती है। कुछ देर बाद रोनी सहस्त्रा की ओर खाना बढ़ाते हुए कहता है, भाभी खाना। सहस्त्रा नाराज़गी से जवाब देती है, हमें नहीं खाना। बोलते ही वो मुंह फेर लेती है। रोनी सहस्त्रा को देखता है, फिर एक और देखते हुए आवाज़ देता है, अव्यान। अव्यान सुनते ही सहस्त्रा तुरंत रोनी का लाया खाना पकड़ लेती है और खोलकर खाने लगती है। रोनी मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को देखता है। कुछ देर बाद बारिश पूरी तरह से शांत हो जाती है। 1 घंटे बाद ही फ्लाइट अपनी मंजिल की ओर उड़ने लगती है। सहस्त्रा हल्की भीगी हुई होने की वजह से ठंड से कांप रही थी। उसके हाथ भी अब तक गीले थे। अव्यान एक चादर लेकर सहस्त्रा को अच्छी तरह से कवर कर देता है। अव्यान सहस्त्रा को कवर करते ही जा रहा था कि तभी सहस्त्रा नींद में ही अव्यान का हाथ पकड़ लेती है। अव्यान पहले सहस्त्रा के हाथ को देखता है, फिर उसके चेहरे को। सोते हुए सहस्त्रा का चेहरा बिल्कुल मासूम बच्ची जैसा लग रहा था। अव्यान धीरे से सहस्त्रा के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। अव्यान के आते ही रोनी फ़ोन को देखते हुए कहता है, ध्रुवंश जिससे प्यार करता है, आज ही उसकी कैंसर से डेथ हो गई और ध्रुवंश इस वक्त उसकी दफनाई जगह पर है। रोनी की बात सुनकर अव्यान प्लेन से टिककर खड़ा होकर आंखें बंद कर लेता है। सुबह आव्या हॉस्पिटल के लिए पूरी तरह से रेडी थी। वो अपना बैग उठाती है और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलने वाली होती है। तभी वो ध्रुवंश को दरवाजे पर खड़े देखती है, जिसकी शर्ट और पैंट पर मिट्टी लगी हुई थी। आव्या ध्रुवंश को ऊपर से नीचे तक देखकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसे याद आता है कि ध्रुवंश उसे 2 दिन से इग्नोर कर रहा था। उसे जैसे ही ये याद आता है, आव्या साइड से ध्रुवंश को इग्नोर करके निकल जाती है। ध्रुवंश अब तक आव्या को देख रहा था, लेकिन जब वो साइड से होकर निकल गई तो ध्रुवंश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आव्या भले ही साइड से निकल चुकी थी, लेकिन वो पीछे मुड़कर ध्रुवंश को देखती है। जब वो देखती है कि ध्रुवंश उसे पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, तो उसे लगा कि ध्रुवंश अब भी उसे इग्नोर कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि ध्रुवंश तो अपने प्यार के गम में डूबा हुआ है। ये सोचकर ही ध्रुवंश उसे इग्नोर कर रहा है। आव्या भी मुड़कर जाते हुए कहती है, करो इग्नोर, मैं भी बात नहीं करने वाली। बोलते हुए आव्या आगे बढ़ जाती है। ध्रुवंश अपने में खोया हुआ सीधे अंदर चला जाता है। श्रेष्ठा उसे ऐसे देख दूर से ही कहती है, अंश, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। श्रेष्ठा बोलती तो है, लेकिन उसके सवाल का ध्रुवंश पर कोई असर नहीं होता। वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। दर्श भी ध्रुवंश को ऐसे देख श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा भी दर्श को देखती है। ध्रुवंश अंदर जाकर वॉशरूम में जाता है और शार के नीचे आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है।
अव्यान, सहस्त्रा और रोनी भी सक्सेना हाउस पहुंचते हैं। सहस्त्रा कार से निकलकर घर को मुस्कुराते हुए देखने लगती है। सहस्त्रा को अब अव्यान, परिवार और इस घर से आदत सी हो गई थी, जिससे वो यहाँ आने से बहुत खुश थी। अव्यान कार से निकलकर सीधे अंदर जाता है। सहस्त्रा उसे जाता देख निराशा से अपने कदम बढ़ाती है, क्योंकि उसे लगा था कि अव्यान जैसे वहाँ उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा था, वो अब भी करेगा। लेकिन अव्यान तो अब सहस्त्रा से वैसी ही हरकत करने लगा था। सहस्त्रा अव्यान के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि अव्यान अपने कमरे की बजाय गेस्ट रूम में चला गया, जहाँ वो तब से रहता आया है जब से सहस्त्रा आई है। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। सहस्त्रा ये देखकर और ज़्यादा मायूस हो जाती है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आव्या हॉस्पिटल पहुंचते ही अपने केबिन में जाती है तो आशा को वहां पाती है। आशा चेयर पर बैठी थी। आव्या के आते ही वो उठकर खड़ी होती है। आव्या आगे बढ़कर अपनी चेयर पर बैठकर कहती है, क्या हुआ, तुम सुबह सुबह यहाँ? आशा कुछ पल के लिए अपना सिर झुकाती है और फिर आव्या को देखते हुए कहती है, हाँ, मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया तो सोचा एक बार आपसे मिलती चलूँ और सॉरी भी बोल दूँ। आव्या को एंगेजमेंट की रात जो हुआ था उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो असमंजस में आशा को देखते हुए कहती है, निकाल दिया? किसने और क्यों? और सॉरी किस लिए? आशा शर्मिंदगी के साथ जवाब देती है, एंगेजमेंट के वक्त जो आपके साथ हरकत हुई उसका जिम्मेदार मेरा भाई है, तो इसीलिए आपके भाई ने मुझे यहाँ से निकाल दिया और शायद अब मुझे कभी कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। और तो और मेरी एंगेजमेंट भी टूट गई। सब कुछ मेरे भाई की हरकतों की वजह से हुआ है। बोलते ही आशा रोने लगती है। आव्या अब तक उस रात के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे सारी चीज़ें धुंधली याद थी। फिर जैसे ही आशा का रोना शुरू होता है, आव्या का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। आव्या उसकी ओर पानी बढ़ाते हुए कहती है, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मैं बात करती हूँ भाई से। और वैसे भी इन सब में तुम्हारी क्या गलती? जिसको सज़ा मिलनी थी उसे मिल चुकी है। आशा पानी लेकर थैंक यू कहती है और पीने लगती है। आव्या फ़ोन उठाकर दूसरी तरफ जाकर अव्यान को कॉल करने लगती है, पर अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता। आव्या रोनी को भी कॉल करती है, पर वो भी कॉल रिसीव नहीं करता। आव्या कुछ सोचते हुए सहस्त्रा को कॉल करने लगती है। कुछ रिंग के बाद ही सहस्त्रा कॉल रिसीव करती है। कॉल रिसीव होते ही आव्या कहती है, थैंक गॉड भाभी आपने कॉल रिसीव किया। आप तमिलनाडु से आ गई ना? सहस्त्रा हाँ में जवाब देती है। आव्या जल्दी से कहती है, भाभी अगर भाई घर में है तो प्लीज़ उन्हें फ़ोन दीजिए ना, हमें उनसे बात करनी है। पर वो मेरा कॉल रिसीव भी नहीं कर रहे। जैसे ही सहस्त्रा ये सुनती है तो नर्वस हो जाती है। अव्यान के पास जाकर उसे फ़ोन देना उसके लिए बहुत मुश्किल भरा काम था, पर वो आव्या को ऐसे निराश नहीं कर सकती थी, इसीलिए ठीक है बोलकर वो कमरे से निकल जाती है। आव्या अब तक कॉल पर ही थी। सहस्त्रा जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रही थी उसकी नर्वसनेस बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी वो कदम बढ़ाते हुए आखिरकार कमरे में पहुंच जाती है। कमरे के अंदर इस वक्त अव्यान शर्टलेस बेड पर बैठा था और लैपटॉप में कुछ देख रहा था। सहस्त्रा अव्यान को शर्टलेस देखकर तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और दूर से ही कहती है, आव्या को आपसे बात करनी है। वैसे तो आव्या सहस्त्रा से उम्र में बड़ी थी, लेकिन आव्या ने सहस्त्रा को अपने नाम से बुलाने के लिए कहा था। अव्यान सहस्त्रा को देखता है जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। ये देखकर अव्यान फिर से लैपटॉप में कुछ करने लगता है। अव्यान का ऐसा चुप रहना सहस्त्रा को समझ नहीं आता कि अव्यान का जवाब हाँ है या ना। वो एक नज़र अव्यान को देखती है, फिर एक नज़र फ़ोन को। सहस्त्रा कुछ सोचकर नीचे नज़रें किए अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सहस्त्रा अव्यान की ओर फ़ोन बढ़ा देती है। अव्यान बिना देखे फ़ोन को पकड़कर कान पे लगा देता है। आव्या जो अब तक शांत थी वो अव्यान से आशा की जॉब के लिए बात करती है। वही सहस्त्रा अव्यान के पास खड़ी थी, जिससे ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार अव्यान की शर्टलेस बदन पर जा रही थी। उसके परफेक्ट 8 पैक्स वाली बॉडी सहस्त्रा को लुभा रही थी। अव्यान इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। सहस्त्रा नज़रें दूसरी तरफ करती, पर फिर भी उसकी नज़र अव्यान की बॉडी पर ही जा रही थी। अव्यान आव्या को आखिरी बार बोलता है, आई डोंट केयर कौन कैसा है। बोलते ही वो कॉल कट करता है और बिना देखे सहस्त्रा की ओर फ़ोन बढ़ाता है। सहस्त्रा अव्यान की बॉडी में पूरी खोई हुई फ़ोन को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो बस फ़ोन को टच करती है कि तभी अव्यान फ़ोन छोड़ देता है। उसके फ़ोन छोड़ते ही और सहस्त्रा के ना पकड़ने से फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से अव्यान तुरंत सहस्त्रा को देखता है। वहीं सहस्त्रा का ध्यान भी उसकी बॉडी से अव्यान की ओर चला जाता है, जो उसे ही देख रहा था। अव्यान सहस्त्रा को देखकर खुद को देखता है। सहस्त्रा जब ये देखती है तो हड़बड़ाते हुए कहती है, हमने कुछ नहीं देखा।
अव्यान सहस्त्रा को अजीब तरह से घूरने लगता है। सहस्त्रा जल्दी से फ़ोन उठाकर उठने वाली होती है, पर जल्दी जल्दी में उसका पैर फंस जाता है और वो सीधे अव्यान के ऊपर गिर जाती है। सहस्त्रा के अचानक गिरने से अव्यान भी खुद संभल नहीं पाता और सीधे बेड पर लेट जाता है। सहस्त्रा भी उसके ऊपर आ जाती है। सहस्त्रा के होंठ अव्यान के सीने पर टच हो जाते हैं, या यूं कहें कि सहस्त्रा अव्यान के सीने को किस करती है। भले ही ये एक्सीडेंटल हो, ऐसा होते ही सहस्त्रा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो दोनों ही पोजीशन ऐसी थी कि अव्यान बेड पर लेटा था और सहस्त्रा की कमर को पकड़े हुए था। वहीं सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान की निकट सीने पर थे। दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। अव्यान का चेहरा जहाँ शांत था तो वहीं सहस्त्रा के चेहरे पर बेचैनी थी। अव्यान के करीब होने की बेचैनी। सहस्त्रा का दिल भी बेचैनी से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। किस याद आते ही सहस्त्रा का चेहरा अब लाल होने लगता है, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। भले ही उसने अपने पति को किस की थी, पर उसके लिए ये बहुत ज़्यादा नया था। सहस्त्रा के सामने किस सीन टीवी सीरियल की तरह बार बार रिपीट होने लगता है। इस सबसे सहस्त्रा का चेहरा वक्त के साथ लाल होता जा रहा था। वो तो बस इस वक्त कहीं छुप जाना चाहती थी। वक्त बीतता चला गया, लेकिन दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों से नहीं हटी। दोनों का इरादा कब तक एक दूसरे को यूं ही देखने का था, ये तो उन्हें नहीं पता था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एकटक देखते ही जा रहे थे, जैसे आंखों में दोनों कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। होश तो तब आया जब अव्यान के फ़ोन की रिंग ने उन्हें डिस्टर्ब किया। रिंग होते ही सहस्त्रा फ़ोन की ओर देखती है, फिर अव्यान को देखकर तुरंत उठने की कोशिश करती है, पर अचानक वो एकदम से फ्रीज हो जाती है जब उसे अव्यान के हाथ अपनी खुली कमर पर महसूस होते हैं। सहस्त्रा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, आपका हाथ, प्लीज़ हमें छोड़िए। अव्यान सहस्त्रा के इस तरह छुड़ाने की कोशिश से अपनी पकड़ सहस्त्रा की कमर पर ढीली करता है और फिर उसे छोड़ देता है। जैसे ही अव्यान छोड़ता है, सहस्त्रा उठकर बिना पल गवाए तुरंत भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। अव्यान एक नज़र दरवाजे की ओर देखता है, फिर अपने फ़ोन को। वहीं सहस्त्रा कमरे में पहुंचते ही तुरंत दरवाज़ा बंद करती है और दरवाजे से सटकर अपने दिल पर हाथ रखे लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी धड़कन के साथ साथ उसकी सांसें भी बहुत तेज़ थी। वो काफ़ी देर तक यूं ही सांसें लेती रहती है। फिर शांत होने पर सारी चीज़ें याद आते ही उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट छा जाती है, जो बहुत ज़्यादा सुखद भरा था। हॉस्पिटल में अव्यान के सख्ती से मना करने से आव्या भी आशा को जॉब में वापस नहीं बुला सकती थी। आशा आव्या से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आव्या अपने सिर पर उंगली दबाते हुए उस रात के बारे में सोचने लगती है। उसे याद था कि किसी ने उसके जूस में नशे की दवा मिलाई थी। उसे वॉशरूम से 2 लोग उठाकर लेकर गए। एक लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसका चेहरा आव्या को साफ दिख रहा था। विवान ने आकर उसे बचाया और भागने के लिए उससे कहा। आव्या किसी की बाहों में गिरी, ये उसे याद था, पर उसे उसका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था। उसने आव्या से ज़बरदस्ती करने वाले इंसान को मारा, ये भी आव्या को याद था। उसके बाद जो आव्या ने नशे में हरकत की, वो सारी चीज़ें आव्या को बहुत धुंधली याद थी। अब बस उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो कौन था जिसने आव्या के लिए उस इंसान की जान ले ली? आखिर वो कौन था जिसने आव्या की हरकतों को झेला? आव्या बस सवालों में डूबी रही, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। ध्रुवंश का कमरे से बाहर निकलना बंद हो गया था। उसने सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। सभी को ये भनक थी, पर किसी को इसका रीज़न नहीं पता था, सिवाय अव्यान और रोनी के। अव्यान और रोनी ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों जानते थे कि ध्रुवंश को ये सब चीज़ों से निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। पर सहस्त्रा तो ध्रुवंश को नोटिस करती थी, क्योंकि एक वही तो था जो हमेशा सहस्त्रा के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। उसकी वजह से ही सहस्त्रा इस घर में कंफर्टेबल हुई थी, वरना एक अनजान घर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। रात का वक्त था। ध्रुवंश बैल्कनी में खड़ा होकर आसमान को देख रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ध्रुवंश पीछे मुड़कर देखता है तो ये सहस्त्रा थी, जो बहुत बेचैनी से ध्रुवंश को देख रही थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को मुड़कर देख तो लेता है, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सहस्त्रा ध्रुवंश की आंखों में दर्द को देखकर कहती है, आप इतने दिन से कमरे में क्यों बंद हैं? आपके लिए सब परेशान हैं। अगर कोई बात है तो शेयर कीजिए, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे चुपचाप रहकर बस दर्द बढ़ता है, और वैसे भी आपका ऐसा चुपचाप रहना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ध्रुवंश सीरियस सा फिर से आसमान की ओर देखते हुए कहता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चुप रहने से ही कम तकलीफ देती हैं। ध्रुवंश ये कहकर सहस्त्रा को पीट करके खड़ा हो जाता है और फिर से आसमान को देखने लगता है। तभी उसे आव्या की आवाज़ आती है।
और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारे चुप रहने से बहुत तकलीफ होती है। ध्रुवंश मुड़कर आव्या को देखता है जो कुछ दूरी पर खड़ी उसे नम आंखों से देख रही थी। आव्या ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, 18 सालों तक दूर रहे और अब भी तुम मुझसे दूर हो रहे हो। तुम्हें पता है कि ट्यूलिप अपने अंश से बात किए बगैर नहीं रह सकती, फिर भी मुझे इग्नोर किया। बोलते ही आव्या की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। वो एकदम से कहती है, आई रियली मिस यू अंश। उसके ये बोलते ही ध्रुवंश तुरंत उसकी ओर जाकर उसे गले लगा लेता है। गले लगाते ही आव्या के सिसकने की आवाज़ आने लगती है। ध्रुवंश आव्या को टाइटली गले लगाकर कहता है, आई एम सॉरी ट्यूलिप। भाई बहन का इतना गहरा प्यार देखकर सहस्त्रा की भी आंखें नम सी हो जाती हैं। वो अपने हाथ बढ़ाए आंखों के कोनों में जमा आंसू को पोंछ लेती है। ध्रुवंश आव्या को गले लगाए हुए ही था कि उसे सहस्त्रा का ख्याल आता है। वो सहस्त्रा की ओर देखकर कहता है, भाभी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? इधर आइए। सहस्त्रा आगे बढ़ती है। ध्रुवंश आव्या और सहस्त्रा दोनों को लेकर कमरे के अंदर आता है। आधी रात में रुद्रांश को नींद न आने की वजह से अपने कमरे से निकलकर टहल ही रहा था कि तभी उसे एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो उधर देखता है तो पाता है कि ये वही दरवाज़ा था जिस पर रुद्र ने सिक्योरिटी लगा रखी थी। दरवाज़ा खुलते ही रुद्र बाहर निकलता है। उसका हाथ पूरा खून से सना हुआ था। ये देखकर रुद्रांश तुरंत छुप जाता है। रुद्र के दोनों हाथों से खून टपकते हुए बूंद बूंद फर्श पर गिर रहा था। रुद्रांश रुद्र का पीछा करते हुए जाने लगता है। रुद्र चलता ही जा रहा था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने ही वाला था तभी उसे एक ग्लास वॉच के टूटने की आवाज़ आती है। रुद्रांश का रुद्र का पीछा करते हुए उस ग्लास वॉच पर ध्यान ही नहीं गया, जिसकी वजह से उसके हाथ लगकर गिर जाता है। रुद्र पीछे पलटता है और सिर टेढ़ा किए रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश रुद्र को ऐसे देखता पाकर थोड़ा पीछे हटकर कहता है, मैं बस पानी पीने जा रहा था तो अचानक हाथ से लग गया। बोलते हुए उसकी नज़र फिर से रुद्र के खून से सने हाथों पर जाती है। रुद्र ग्लास वॉल्स को देखता है, फिर रुद्रांश की ओर बढ़ने लगता है। रुद्रांश पीछे हटते हुए रेलिंग से सट जाता है। सटते ही वो पीछे मुड़कर देखता है जिसके बहुत नीचे हॉल था। वो आगे मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे के बहुत करीब रुद्र को पाता है, जिससे वो डर जाता है। रुद्र रुद्रांश को डरा हुआ देखकर पूछता है, वॉट हैपेंड डैड? आप डर क्यों रहे हैं? रुद्रांश खुद को संभालते हुए कहता है, डर? मैं कहाँ डर रहा हूँ? रुद्रांश जैसे ही ये बोलता है, रुद्र रुद्रांश के चेहरे पर अपने खून से सनी उंगलियों को फेरते हुए सर्द आवाज में कहता है, इट मीन्स कि आपको मुझसे डर नहीं लगता? रुद्रांश के चेहरे पर खून लगते जा रहा था। वो घबराते हुए रुद्र को देखकर कहता है, टाइगर यू आर स्केयरिंग मी। रुद्र रुद्रांश को देखता है जिसका डर से पसीने आने लगे थे। ये देखकर रुद्र थोड़ा पीछे हटकर कहता है, रिलैक्स डैड, आई एम योर सन। आपको लगता है कि मैं आपको कुछ करूँगा? रुद्रांश अपने डर को काबू करता है और रुद्र के हाथ को देखते हुए कहता है, ये खून? बोलते ही रुद्रांश रुद्र को देखता है। रुद्र अपने खून से सने हाथ को देखता है, फिर अपने हाथ को सूंघते हुए कहता है, ये इंसान का ताज़ा खून है एंड आई लाइक इट। ये सुनकर रुद्रांश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हकलाते हुए कहता है, इंसान का खून मतलब क्या तुम इंसान नहीं हो? रुद्र तुरंत जवाब देता है, नो। रुद्रांश रुद्र को हैरानी से देखता है। रुद्र रुद्रांश को देखते हुए कहता है, आई एम टाइगर डैड, और टाइगर एक जानवर है। इट मीन्स मैं जानवर हूँ, ना कि कोई इंसान। बोलते ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में पहुंचते ही रुद्र पहले शावर लेता है, फिर एक पैंट पहनकर बेड पर लेट जाता है। वो इस वक्त शर्टलेस था और उसका टाइगर उसके बेड पर सो रहा था। रुद्र जैसे ही आंखें बंद करता है, उसके सामने आव्या का चेहरा दिखने लगता है। रुद्र कुछ पल आंखें बंद करता है, फिर अचानक आंखें खोल फ़ोन को उठाकर गूगल पर सर्च करता है, हाउ टू आस्क अ गर्ल टू स्पेंड टाइम विद हर। ये सर्च करते ही उसके सामने बहुत कुछ दिखता है, जैसे लड़की को अपने प्यार में कैसे पागल किया जाए, जो रुद्र पार कर देता है। फिर लड़की को प्रपोज करने के लिए दिया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी जो रुद्र बहुत ध्यान से देख रहा था। काफ़ी देर बाद वो एक वीडियो प्ले करता है जिसमें एक लड़का लड़की को कॉपी के लिए प्रपोज कर रहा था। काफ़ी देर वो वीडियो देखता है, फिर फ़ोन बंद करके आंखें बंद कर लेता है। रुद्र ने आज तक किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे गूगल का सहारा लेना पड़ रहा था, ये जानने के लिए कि किसी लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए। रुद्र ने वीडियो तो देख लिया, अब देखना तो ये था कि वो किस तरह से आव्या से कहेगा। सुबह हो चुकी थी। आज आव्या का हॉस्पिटल जाने का थोड़ा भी मूड नहीं था। आव्या अव्यान के कमरे में जाती है तो देखती है कि सहस्त्रा अपने गीले बालों को आईने के सामने खड़ी होकर पोंछ रही थी। आव्या बेड पर बैठकर कहती है, भाभी मैं सोच रही हूँ आज कहीं घूमने चलें, आप मेरे साथ जाएंगी? सहस्त्रा आव्या को मायूसी में ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं हम नहीं जा सकते, हमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
आव्या तुरंत उठकर सहस्त्रा के पास जाते हुए परेशानी भरी लफ्ज़ में कहती है, पेट में दर्द है, ज़्यादा है क्या, मुझे देखने दीजिए। सहस्त्रा आव्या के यूं परेशान होने से एकदम से जवाब देती है, नहीं नहीं, वो हमारा पीरियड स्टार्ट हो गया तो वही है, हमें बहुत दर्द होता है। ये सुनकर आव्या की परेशानी कम हो जाती है और वो कहती है, इसकी भी मेरे पास दवाई है, आप खाकर आराम कर लेना। सहस्त्रा बस हाँ में सिर हिलाती है। आव्या सहस्त्रा को दवाई देकर कहती है और खुद सक्सेना हाउस से निकल जाती है। क्योंकि ध्रुवंश को भी अपने माफिया वर्ल्ड में काम था तो आव्या अकेले ही निकल जाती है। आव्या अकेले ही हर जगह घूमने लगती है, पर उसे क्या पता कि वो अकेली नहीं थी। उसके साथ हमेशा उसका सनकी आशिक पागलों की तरह उसके पीछे रहता था, भले ही वो आव्या के पास होने पर दिखाता नहीं था। रास्ते पर एक पानीपूरी के ठेले पर आव्या खड़ी थी। पानीपूरी देख उसके मुंह से पानी आ रहा था। वो जल्दी से पानीपूरी वाले को देखकर कहती है, भैया जल्दी से पानीपूरी लगा दीजिए। पानीपूरी वाला आव्या को एक बाउल देता है और उसे पानीपूरी देने लगता है। आव्या बड़ा सा मुंह खोले पानीपूरी खाने लगती है। वहीं जीप के बोनट पर बैठा रुद्र उसे पानीपूरी खाता देख धीरे से कहता है, हाउ डिस्गस्टिंग। आव्या खा ही रही थी, तभी उसकी नज़र अचानक रुद्र पर पड़ती है। वो जैसे ही रुद्र को देखती है, रुद्र दूसरी तरफ देखने लगता है जैसे उसने आव्या को देखा ही ना हो। आव्या उसे देखते ही जोर से चिल्लाती है, हेलो खड़ूस। वहाँ आसपास लोग सब सुन लेते हैं और आव्या को देखने लगते हैं, पर रुद्र ऐसे दिखाता है जैसे उसने सुना ही ना हो। आव्या बाउल रखती है और जल्दी से पानीपूरी वाले को पैसे देकर रुद्र की ओर बढ़ने लगती है। आव्या रुद्र के पास पहुंचते ही कहती है, बहरे हो क्या, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, वाई। रुद्र का सवाल भरी बात सुनकर आव्या की भौहें चढ़ जाती हैं। वो रुद्र को घूरते हुए कहती है, इतना रूट, ऐसे रूट बनते रहे ना तो सिंगल ही बुढ़े हो जाओगे। एंड बाय द वे, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें बुलाने का। वो तो उस दिन तुमने मेरी हेल्प की थी तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ, पर तुम तो। बोलते ही आव्या जाने लगती है। आव्या एक कदम आगे बढ़ाती तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या मुड़कर रुद्र के पकड़े गए हाथ को देखती है, फिर रुद्र को। रुद्र तुरंत आव्या का हाथ छोड़कर अपने सिर पर उंगली रब करते हुए कहता है, हेल्प के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। आव्या भौहें चढ़ाए अपने हाथ बांधे कहती है, क्या चाहिए। रुद्र बहुत ही सीरियस होकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चल सकती हो। रुद्र का चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की को कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर रहा है। आव्या रुद्र को घूरते हुए देखने लगती है। वहीं रुद्र को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब जब कोई लड़का किसी लड़की को किसी चीज़ के लिए पूछता है तो चेहरे पर एक नर्वसनेस होती है, लेकिन रुद्र के चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था। आव्या कुछ देर तक उसे घूरती है, फिर कहती है, एक लड़की को कॉफ़ी के लिए प्रपोज कर रहे हो तो अपने एक्सप्रेशंस तो सही करो, इतना सीरियस होकर कौन कॉफ़ी के लिए पूछता है। बोलते हुए आव्या थोड़ा चिढ़ सी जाती है। रुद्र सपाट से जवाब देता है, मुझे नहीं आता, जैसे आता है मैंने बोल दिया। आव्या कुछ देर तक रुद्र को घूरती है, फिर अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो जवाब में कहती है, चलो चलो। बोलते ही आव्या रुद्र की जीप में चढ़कर बैठ जाती है। रुद्र भी आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आज वो धीर के साथ नहीं था। बैठते ही वो जीप स्टार्ट करता है। कुछ देर बाद दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। आव्या कॉफ़ी पीते हुए मुस्कुराकर शॉप को देख रही थी जिसमें पेड़ पौधे ज़्यादा दिख रहे थे, मतलब कुदरत का ज़्यादा नज़ारा दिख रहा था। वहीं रुद्र एकटक बस आव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। एक लड़का जो कॉफ़ी सर्व करने का काम करता है वो कॉफ़ी देने के लिए जा रहा था, पर तभी कुछ लड़के जो आव्या की साइड में बैठे हुए थे उनमें से एक लड़का पैर अड़ा देता है, जिससे वो कॉफ़ी सर्व करने वाले लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और कॉफ़ी उससे छूटकर आगे आव्या की ओर गिरने वाली होती है। पर रुद्र तुरंत आव्या का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आव्या सीधे रुद्र के ऊपर गिरती है और उसका पकड़ा हुआ पूरा गर्म कॉफ़ी रुद्र के ऊपर गिरता है। आव्या के ऊपर गिरने वाली कॉफ़ी चेयर पर गिरकर आव्या के पैर पर थोड़ी छिटक जाती है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। आव्या ने इस वक्त एक वन पीस पहना था जो घुटनों के थोड़ा नीचे था और उस पर से एक जैकेट पहनी थी। आव्या की आह सुनकर रुद्र का फेस एकदम से डार्क हो जाता है। उसे अपने ऊपर गिरी कॉफ़ी से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आव्या के पैर पर हल्की एक छींटे से भी रुद्र खून जैसी लाल आंखों से उस लड़के को देखता है। कॉफ़ी देने वाला लड़का घबराते हुए माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, पता नहीं मेरा पैर किसी चीज़ से। बोलते ही वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वहीं वो लड़कों का ग्रुप जिसमें से एक ने पैर अड़ाया था वो हंसने लगते हैं। रुद्र उन सबको सिर टेढ़ा करके देखता है और अपनी बैग से गन निकालने लगता है। तभी उसे आव्या की आवाज़ आती है, तुम्हारा कंधा।
आव्या की आवाज़ सुनते ही रुद्र गन छोड़कर पॉकेट से गॉगल्स निकालकर अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा लेता है, क्योंकि अब तक उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अगर इस वक्त कोई भी उसकी आंखें देखे तो डर से जान चली जाए। रुद्र आव्या को ये नहीं दिखाना चाहता था। आव्या खुद को संभालते हुए उठती है और रुद्र के कंधे को देखती है, जिस पर गर्म कॉफ़ी गिरने की वजह से उसमें से धुआं निकल रहा था, पर उससे रुद्र को थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था। आव्या रुद्र के कंधे को देखती है, फिर उन लड़कों की तरफ जाती है जो हंस रहे थे। आव्या उन सबके पास जाते ही पैर फैलाए लड़के का कॉलर पकड़ लेती है। आव्या ने ये नहीं देखा था कि किसने पैर अड़ाया और किसने नहीं। जो लड़का उसे पैर फैलाए बैठा दिखा, उसका ही आव्या ने कॉलर पकड़ लिया। आव्या उसके कॉलर को पकड़ गुस्से में देखती है। वो लड़का आव्या को ऊपर से नीचे बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है, जो देखकर रुद्र से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र की नसें ऐसे उभरने लगी थी जैसे अभी उखड़कर बाहर आ जाएंगी। वो लड़का खड़ा होकर आव्या की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है और बहुत ही बेशर्मी से कहता है, हे बेब, अगर मुझे पता होता इतनी सेक्सी गर्ल बैठी है तो मैं बीच में पैर नहीं अड़ाता। बोलते ही उसकी नज़र आव्या के सीने को झांकते हुए देखने लगती है। आव्या उसे धक्का देती है तो उसके साथ उसका ग्रुप हंसने लगता है। आव्या गुस्से से मुट्ठी भर लेती है, तभी उसकी नज़र एक वेटर पर जाती है जो गर्म चाय लेकर जा रहा था। आव्या तुरंत वेटर से चाय लेती है और सीधे उस लड़के के ऊपर डाल देती है। वो लड़का चिल्लाकर उठता है। उसमें से उसका एक दोस्त आव्या को मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को देखती है। रुद्र उसके हाथ को मरोड़कर पीछे करता है। उस लड़के की चीख निकल जाती है, जिससे बाकी सब भाग जाते हैं। आव्या उसे जोर का एक थप्पड़ लगाती है। उससे पहले रुद्र आव्या का हाथ पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को नासमझी से देखती है। रुद्र उस लड़के को जोर से धक्का देता है और फिर आव्या को गोद में उठा लेता है। आव्या रुद्र की हरकत से हैरान रह जाती है। कॉफ़ी शॉप से निकलते हुए आव्या झटपटाते हुए कहती है, क्यों रोका मुझे? मुझे उसे मारना था। और तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया? मैं बच्ची नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। रुद्र आव्या को जीप में बिठाता है, फिर खुद भी बैठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आव्या के पैरों को देखने लगता है। आव्या के पैर में कहीं चोट नहीं लगी थी, पर एक जगह हल्की लाल थी, जहाँ आव्या को कॉफ़ी की हल्की छींटे पड़े थे। आव्या का पैर इतना ज़्यादा गोरा था कि हल्की गर्म लगते ही लाल हो गया। रुद्र आव्या की उस जगह में दवाई लगाने लगता है। आव्या ये देख रुद्र को देखने लगती है, जो बहुत ध्यान से उसके पैर पर दवाई लगाकर फूंक रहा था। हालांकि आव्या को ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा था, फिर भी रुद्र का इतना केयर करना आव्या का उसे देखने पर मजबूर कर रहा था। आव्या बस रुद्र को देखती रहती है। रुद्र आव्या को दवाई लगाने के बाद सिर उठाकर देखता है। आव्या उसे देखकर थोड़ा उसके पास आ जाती है और रुद्र की शर्ट के बटन खोलने लगती है। रुद्र आव्या को एकटक देखने लगता है। आव्या रुद्र के कंधे पर देखती है, जो लाल हो चुका था। आव्या भी अब रुद्र को दवाई लगाने लगती है। कुछ देर बाद आव्या रुद्र को देखकर कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मुझे खींचने की? बहुत जल रहा होगा ना? बोलते ही आव्या थोड़ी दर्द भरी आंखों से उसके कंधे को देखती है। रुद्र अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए दूसरी ओर देखने लगता है। आव्या बस रुद्र को देखती रहती है। रुद्र अब आव्या को देखकर पूछता है, तुम ठीक हो ना? पूछते हुए रुद्र के चेहरे पर भले ही एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन उसकी फिक्र आव्या के लिए साफ दिख रही थी। आव्या धीरे से सिर हिलाती है। रुद्र सिर घुमाकर कॉफ़ी शॉप को देखता है और अपने फ़ोन पर धीर को एक मैसेज करता है, जो आव्या नहीं देख पाती। रुद्र मैसेज करते ही फ़ोन को आगे रखता है, फिर आव्या को देखते हुए कहता है, तुम चल सकती हो ना? आव्या थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, बस हल्की छींटे पड़ी थी, पैर जला नहीं है जो मैं चल नहीं सकती। तुम इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रुद्र का बार बार एक ही सवाल करना आव्या को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, इसीलिए वो जवाब दे देती है। वहीं आव्या का ऐसा जवाब देने से रुद्र कुछ पल आव्या के चेहरे को देखता है, फिर जीप स्टार्ट करता है। आव्या दूसरी तरफ देखने लगती है। वो अब भी कॉफ़ी शॉप में हुई इंसिडेंट को याद कर रही थी। रुद्र ने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया, ये सोचकर आव्या रुद्र को बहुत ही शरीफ, डिसेंट और झगड़ा ना करने वाला समझ रही थी। आव्या ये सब सोचते हुए कहती है, तुम सच में कितना डिसेंट हो कि खुद तो किसी को मारा नहीं और मुझे भी मारने नहीं दिया। तुम्हें पता है, अगर उसे मेरे हाथ का थप्पड़ पड़ता तो एकदम चटाक की आवाज़ आती। बोलते हुए आव्या के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट दिखने लगती है, पर पल भर में वो गायब हो जाती है। वो मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मैं उस थप्पड़ की आवाज़ नहीं सुन पाई। वो जैसे ही ये बोलती है, अचानक रुद्र जीप रोकता है। आव्या थोड़ा आगे झुक जाती है, फिर सीधी होकर रुद्र को घूरते हुए कहती है, ये क्या है? रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हें थप्पड़ की आवाज़ सुननी थी? आव्या कन्फ्यूज्ड होकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है,
स्लैप मी। रुद्र की बात सुनकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो एकदम जोर से चिल्लाती है, व्हाट? रुद्र आव्या के हैरानी भरे चेहरे को देखकर कहता है, गाल चाहे उसका हो या मेरा, थप्पड़ की आवाज़ सेम सुनाई देगी, सो स्लैप मी। आव्या का हैरान चेहरा और ज़्यादा हैरान हो जाता है। रुद्र आव्या की विश पूरी करने के लिए खुद को थप्पड़ मारने को कह रहा था। ये सनकीपन से ज़्यादा था। कोई भी आशिक कुछ भी कर ले लेकिन अपने आप को थप्पड़ मारने को कभी नहीं कहेगा। आव्या बहुत ज़्यादा हैरान थी। फिर अचानक उसे होश आता है तो वो कहती है, पागल वागल हो गए हो क्या? मुझे लगता है तुम्हें अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बोलते ही आव्या रुद्र से नज़रें हटाकर दूसरी ओर देखती है। रुद्र फिर से कहता है, आवाज़ नहीं सुननी तुम्हें? आव्या जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुननी। तुम गाड़ी चलाओ, मुझे घर जाना है। रुद्र आव्या को एक नज़र देख जीप स्टार्ट करता है। वहीं आव्या कभी कभी रुद्र को देखती, फिर दूसरी तरफ देखती। ऐसे ही सफ़र तय होते हुए दोनों मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो था सक्सेना हाउस। आव्या घर को देखकर कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? बोलकर आव्या रुद्र को शक भरी नज़रों से देखने लगती है, पर रुद्र कोई जवाब नहीं देता। आव्या को भी उसके चुप होने से समझ आ जाता है कि अब ये नहीं बोलने वाला। आव्या जीप से उतरती है, फिर आगे बढ़ने लगती है, पर अचानक ही वो रुककर पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है जो उसे ही देख रहा था। आव्या रुद्र के पास जाकर कहती है, पहली मदद के लिए तो तुमने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा, अब आज जो तुमने मेरी दूसरी मदद की उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? रुद्र को समझ नहीं आता कि आखिर वो आव्या से क्या मांगे। वो कुछ बोलता तभी आव्या कहती है, चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारी तरफ से बोल देती हूँ। आज कॉफ़ी थी, कल लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, ओके? बोलते ही आव्या मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। रुद्र आव्या को बस देखता रहता है। कुछ देर तक वो वहीं रहता है, तभी उसकी नज़र ध्रुवंश पर पड़ती है। कुछ पल ध्रुवंश को देख रुद्र जीप स्टार्ट करता है और आगे बढ़ने को होता है। तभी आगे से अव्यान की कार रुकती है। अव्यान रुद्र को देखने लगता है तो वहीं रुद्र भी अव्यान को देखे जा रहा था। रुद्र और अव्यान दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थी। रुद्र कुछ पल तक अव्यान को देखने के बाद अपनी जीप पीछे करने लगता है। आज से पहले रुद्र ने कभी अपनी किसी गाड़ी को पीछे नहीं किया था। वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। वहीं अव्यान तो कभी पीछे हटता ही नहीं था, चाहे उसके सामने कोई भी हो। रुद्र की जीप को पीछे करना यही दर्शा रहा था कि रुद्र ने अव्यान से हार मान ली। लेकिन क्यों? ये सवाल ही रह गया। रुद्र आव्या को दीवानों की तरह चाहता था, लेकिन वो उसके लिए कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो आव्या को पा सके। वो भले ही आव्या के सामने झुक जाए, लेकिन आव्या के लिए किसी और के सामने कभी भी नहीं झुकेगा। रुद्र के जीप पीछे करने से अव्यान की कार आगे बढ़ती है, फिर सक्सेना हाउस के अंदर चली जाती है। रुद्र भी अब आगे बढ़कर वहां से चला जाता है। अव्यान कार से निकलकर गेट से बाहर देखता है, फिर रोनी को देखता है। रोनी अव्यान की नज़रों को समझकर कहता है, अपडेट मिली है कि आव्या इसके साथ ही थी। लगता है कि वो आव्या को पसंद करता है, क्योंकि आव्या जहाँ जाती है वो उसके पीछे हमेशा रहता है। अव्यान आगे बढ़ते हुए कहता है, सारी डिटेल्स निकालो इसकी। रोनी जल्दी से अव्यान के पीछे जाते हुए कहता है, कोशिश की थी हमने पर कुछ हाथ नहीं लगा, बहुत पावरफुल है, इसकी सारी डिटेल्स हाइड हैं। अव्यान कुछ पल रुकता है, फिर कहता है, ओके, रैबिट की सिक्योरिटी हाई कर दो, बट ये हाइड रहना चाहिए, ना रैबिट को पता हो और ना ही किसी और को। रोनी हाँ बोलता है। अव्यान अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। अव्यान अपने कमरे में पहुंचते ही देखता है तो सहस्त्रा दर्द में अपना पेट पकड़कर बैठी थी, लेकिन वो जैसे ही अव्यान को देखती है तो तुरंत अपने हाथ को पेट से हटा लेती है और नॉर्मली बैठ जाती है। अव्यान एक नज़र उसे देख वॉशरूम चला जाता है। सहस्त्रा फिर से अपने पेट को पकड़कर कहती है, छी, इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा, क्या करूं? वो इतना ही बोलती है कि आव्या अंदर आकर सहस्त्रा की तरफ डार्क चॉकलेट बढ़ाते हुए कहती है, भाभी, आपकी पीरियड्स है ना, लीजिए इसे खाइए, आपको अच्छा लगेगा। आव्या के ये बोलते वक्त ही अव्यान बाहर निकलता है। सहस्त्रा जैसे ही अव्यान को देखती है तो थोड़ा ऑकवर्ड सी हो जाती है। आव्या भी सिर घुमाकर अव्यान को देखती है, फिर चॉकलेट को बेड पर रखकर अव्यान की ओर देखकर कहती है, भाई, अब तो बात कर लो मुझसे, वैसे भी आप इतना कम बोलते हो। अगर आपने बात नहीं की ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं रो दूंगी। जैसे ही अव्यान ये सुनता है उसे आव्या में काव्या की परछाई दिखती है। आदित्य जब काव्या से नाराज रहकर बात नहीं करता था तो काव्या भी ऐसे ही बोला करती थी, देखिए, अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं रो दूंगी। ये देखते ही अव्यान आव्या को गले लगा लेता है।
आव्या भी खुश होकर टाइटली अव्यान को पकड़ लेती है। अव्यान कुछ देर बाद आव्या से अलग होकर उसके माथे को चूमकर कहता है, तुम ठीक हो रैबिट? आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम फाइन भाई, बट भाभी ठीक नहीं है। उन्हें बहुत गंदा वाला पेट दर्द हो रहा है और आप उससे कुछ पूछ भी नहीं रहे। बोलते ही आव्या मुंह बनाकर अव्यान को देखती है। अव्यान सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा हड़बड़ा सी जाती है। वो सिर झुकाए कहती है, नहीं हम ठीक हैं। सहस्त्रा के ठीक बोलने से अव्यान दूसरी तरफ देखने लगता है। आव्या दोनों को एक नज़र देखती है, फिर दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। अव्यान चेंजिंग रूम में जाकर ड्रेस चेंज करता है, फिर सहस्त्रा को बिना देखे कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा का दर्द भरा चेहरा उदासी भरे चेहरे में तब्दील हो जाता है।